चलिए विज्ञान की दुनिया की किताब को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब के हर चैप्टर को एक एक करके समझते हैं। पहला अध्याय हमें विज्ञान की विशाल और लगातार फैलती दुनिया से मिलवाता है। तो इस दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? चलिए पदार्थ के रहस्यों से शुरू करते हैं। अध्याय 2 में हम पदार्थ के नेचर को समझते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। फिर आती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की दुनिया। दोनों में क्या फर्क है देखते हैं। हमारे आसपास हर पल बदलाव हो रहे हैं, कुछ फिजिकल, कुछ केमिकल। ये क्या है? अच्छा, ये सब चीजें बनती तो हैं, पर इन्हें चलाता कौन है? बात करते हैं एनर्जी और मोशन की। अब बात उस पावर की जो सब कुछ चलाती है, इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स और उसके कंपोनेंट्स। अगला टॉपिक है हीट ट्रांसफर। आखिर गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? और हाँ, टाइम और मोशन को मापना कैसे है, ये अध्याय इसी बारे में है। फिर आता है लाइट का चैप्टर। इसमें शैडो और रिफ्लेक्शन के बारे में सब कुछ है। तो एनर्जी और मैटर की दुनिया से अब हम लिविंग वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं। जानवरों की दुनिया में जिंदगी कैसे काम करती है, उनका लाइफ प्रोसेस कैसा होता है। और जानवरों के बाद अब बारी है पौधों की। उनमें लाइफ प्रोसेस कैसे चलता है। जानवर सांस लेते हैं, पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। दोनों की एनर्जी का सोर्स अलग है। अब बात इंसानों की। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस में होने वाले बदलावों को भी समझना जरूरी है। जमीन पर जीवन को समझने के बाद अब नजर आसमान की तरफ करते हैं, है ना? आखिरी चैप्टर हमें हमारे सबसे करीबी पड़ोसियों से मिलाता है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। तो ये थे इस किताब के सारे चैप्टर्स, पर असली सफर तो अब शुरू होता है सवालों के। नमस्ते। अच्छा, विज्ञान, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद लैब कोट्स, बड़ी बड़ी मशीनें या मुश्किल से लगने वाले फॉर्मूले। आज हम विज्ञान को ना एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं, और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। जरा इस तस्वीर को देखिए तो। एक तरफ है कागज का हवाई जहाज जो हम सब ने बचपन में जरूर बनाया होगा, और दूसरी तरफ एक मॉडर्न लड़ाकू जेट। अब सोचिए, इन दोनों में क्या एक जैसा है? दोनों एक ही इंसानी जज्बे से जुड़े हैं, उड़ने की चाह, या कह लें हमारी जिज्ञासा। है ना कमाल की बात कि आसमान छूने का इतना बड़ा सपना एक छोटे से कागज के टुकड़े से शुरू हुआ, और बस यहीं से हमारी आज की बातचीत का असली सफर शुरू होता है। देखिए, अक्सर हम विज्ञान को ना जवाबों की एक मोटी सी किताब मान लेते हैं, जिसमें बस फैक्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर विज्ञान जवाबों के बारे में हो ही ना? क्या हो अगर विज्ञान असल में सही सवाल पूछने की एक कला हो? तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि विज्ञान सिर्फ कोई स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें कुछ चीजें रट लीं और हो गया। नहीं, ये उससे कहीं कहीं बढ़कर है। असल में विज्ञान फैक्ट्स को रटने का नाम नहीं, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है, एक नजरिया है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती, और जिसकी शुरुआत हमेशा होती है जिज्ञासा से। मतलब हम सवाल पूछते हैं, जो नहीं जानते उसे जानने की कोशिश करते हैं, और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए लगातार खोज में लगे रहते हैं। और ये बात कितनी खूबसूरती से इस विचार को सामने रखती है ना, कि असली बुद्धिमानी सिर्फ जवाब जानने में नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने की हिम्मत और काबिलियत में है। ओके, तो अब इस आइडिया को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा, विज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। पता है, खोज करने के लिए किसी बड़ी सी लैब की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ी प्रयोगशाला तो हमारे चारों ओर फैली हुई है, हमारी अपनी दुनिया। बस जरूरत किस चीज की है? ध्यान से देखने की और सवाल पूछने की। मिसाल के तौर पर, कभी सोचा है नींबू या कच्चा आम खट्टा क्यों लगता है? ये तो एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, राइट? लेकिन इस मामूली से स्वाद के पीछे एक पूरी की पूरी केमिस्ट्री छिपी है। देखा कैसे एक रोजमर्रा का अनुभव एक साइंटिफिक सवाल को जन्म दे सकता है? या फिर कभी इस पर ध्यान दिया है कि सफेद शर्ट पर लगा हल्दी का दाग साबुन लगते ही लाल क्यों हो जाता है? कपड़े धोना हमें एक आम सा घरेलू काम लग सकता है, पर असल में ये एक छोटा सा केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, जो जाने अनजाने लगभग हर घर में होता है। तो मतलब विज्ञान वाकई हर जगह है। एक बैटरी का डिस्चार्ज हो जाना, बर्फ का पिघलकर पानी बनना, एक बड़ी सी चट्टान का टूटकर छोटे छोटे कंकड़ बन जाना, या फिर सूरज की परछाई से वक्त का अंदाजा लगाना, ये सब क्या है? ये सब हमारे चारों ओर हो रही साइंटिफिक प्रोसेस ही तो हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि सवाल पूछना कितना जरूरी है।
तो अब क्या करें? चलिए एक मजेदार दिमागी कसरत करते हैं। हम इस पूरी प्रोसेस को ही उल्टा कर देंगे। ये एक बहुत दिलचस्प खेल होने वाला है। साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए ना कभी-कभी जवाब से शुरू करके सही सवाल तक पहुंचना पड़ता है। तो मैं एक जवाब सामने रखूंगी और सबको मिलकर सोचना है कि इसका सवाल क्या हो सकता है। तो पहला जवाब है 42। अब सोचिए जरा, इसका सवाल क्या हो सकता है? अच्छा, एक सीधा सा सवाल तो हो सकता है 32 + 10 कितना होता है? पर चलिए कुछ और मजेदार सोचते हैं। क्या सवाल ये हो सकता है, जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का अल्टीमेट जवाब क्या है? या शायद ये भी हो सकता है, इस कमरे में कुल कितनी कुर्सियां हैं? देखिए, एक ही जवाब के कितने अलग-अलग, कितने क्रिएटिव सवाल हो सकते हैं। चलिए एक और ट्राई करते हैं। इस बार जवाब कोई नंबर नहीं, बल्कि एक पूरा सेंटेंस है, और वो है, घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। तो इसका सवाल क्या रहा होगा? शायद किसी ने घबराकर कहा हो, अरे नहीं, मुझसे टेबल पर पानी गिर गया। या हो सकता है सवाल ये हो, हम अचानक आई इस तेज बारिश से कैसे बचेंगे? सोचिए, हमारी कल्पना की कोई लिमिट ही नहीं है। तो इस पूरी एक्सरसाइज का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि महान खोजें अक्सर महान सवालों से ही शुरू होती हैं। जवाब ढूंढना तो प्रोसेस का एक हिस्सा है, पर सही सवाल पूछ पाना, वही तो असली कला है। तो ये सब जानने के बाद असली सफर तो अब शुरू होता है। ये सिर्फ कुछ जानकारी नहीं थी, ये एक तरह का इन्विटेशन है, एक न्योता है। ये तितली, ये हमारी सोच की आज़ादी का सिंबल है। जैसे ये बिना किसी रोक टोक के आज़ादी से उड़ती है, ठीक वैसे ही हमें अपनी कल्पना को, अपनी जिज्ञासा को भी खुला छोड़ देना चाहिए, उसे उड़ने देना चाहिए। क्योंकि नई खोजें और नए आइडियाज़ तभी तो जन्म लेते हैं। तो हमारी आज की ये सारी बातचीत इसी एक सवाल पर आकर खत्म होती है। अपने आसपास देखिए और बस खुद से पूछिए, आज अपनी दुनिया के बारे में वो कौन सा एक मजेदार सवाल पूछा जा सकता है? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी है, हर बड़ी खोज की शुरुआत एक छोटे से सवाल से ही होती है। नमस्कार। हमारे आसपास की चीजें जैसे नींबू और साबुन अपने अंदर न जाने कितने ही राज छिपाए रखती हैं। आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे कभी-कभी विज्ञान भी किसी जादू जैसा लग सकता है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल सादे कागज पर अचानक ये संदेश उभर आता है। क्या ये कोई जादू है या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? जब दो बच्चों ने ये देखा तो वो भी हैरान रह गए। पर देखिए, ये कोई जादू नहीं था, ये तो एक वैज्ञानिक पहेली थी और उनकी यही हैरानी हमें इस पहेली को सुलझाने की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर ले जाती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जादुई संदेश से, एक ऐसी पहेली जिसने दो बच्चों के मन में जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा की आग सी लगा दी। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, आखिर हम नींबू के रस और साबुन के पानी जैसी आम चीजों में फर्क करते कैसे हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें एक खास जासूसी उपकरण की जरूरत पड़ेगी, और ये कोई ऐसा वैसा उपकरण नहीं है। और वो उपकरण है लिटमस पेपर। ये कोई साधारण कागज नहीं, बल्कि एक सूचक है। मतलब ये हमें इशारे से बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन। तो हमारी जांच के लिए रसोई में आसानी से मिलने वाली कुछ बहुत ही आम चीजें ली गईं। इन्हीं पदार्थों का हम परीक्षण करेंगे और इनके राज जानेंगे। तरीका बहुत ही आसान है। हर पदार्थ की एक एक बूंद लेनी है और उसे नीले और लाल दोनों तरह के लिटमस पेपर पर डालना है। फिर बस ध्यान से देखना है कि होता क्या है। तो प्रयोग तो हो गया, और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, नतीजों को समझने का। यहीं पर हमें कुछ बहुत दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए नतीजे कितने दिलचस्प हैं। नींबू के रस ने नीले लिटमस को लाल कर दिया, जबकि साबुन के घोल ने ठीक इसका उल्टा किया। उसने लाल लिटमस को नीला कर दिया। और कुछ चीजें जैसे नल का पानी, उन्होंने तो लिटमस के रंग पर कोई असर ही नहीं डाला। तो इन सभी नतीजों को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, हमारे पास 3 अलग अलग तरह के समूह हैं। एक वो जो नीले लिटमस का रंग बदलते हैं, दूसरे वो जो लाल लिटमस का रंग बदलते हैं, और तीसरे वो जो किसी का भी रंग नहीं बदलते। तो हमें 2 मुख्य पैटर्न मिले हैं, एक जो नीले को लाल करता है और दूसरा जो लाल को नीला करता है। ये एक बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में इन पैटर्न्स के अपने खास नाम होते हैं।
तो अब समय आ गया है इन पैटर्न्स को उनके असली वैज्ञानिक नाम देने का। हमने जो देखा है, विज्ञान की भाषा में उसका एक खास मतलब है। तो वे सभी पदार्थ जिन्होंने नीले लिटमस को लाल कर दिया था, जैसे कि नींबू का रस, उन्हें वैज्ञानिक भाषा में अम्लीय या एसिडिक कहा जाता है। और वे पदार्थ जिन्होंने इसका ठीक उल्टा किया, यानी लाल लिटमस को नीला कर दिया, जैसे साबुन का घोल, उन्हें क्षारीय या बेसिक कहा जाता है। और वो हमारा तीसरा समूह, वो पदार्थ जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जैसे पानी या चीनी का घोल, उन्हें कहते हैं उदासीन यानी न्यूट्रल। वे ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय। अच्छा, अब हम अम्लीय, क्षारीय और उदासीन पदार्थों को पहचान तो सकते हैं, लेकिन ये जादुई लिटमस पेपर जो हमें ये सब बता रहा है, आखिर ये है क्या चीज और आता कहाँ से है? तो ये सवाल मन में आता ही है कि ये जादुई कागज जो हमें इतना कुछ बता देता है, आखिर बनता किस चीज से है? इसका जवाब हमारे प्रकृति में ही छिपा है। लिटमस को लाइकेन नाम के जीवों से निकाला जाता है। ये कोई फैक्ट्री में बना केमिकल नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से कुदरती अर्क है। और लाइकेन तो खुद में ही एक अजूबा है। ये कोई एक जीव नहीं, बल्कि दो अलग अलग जीव हैं, एक कवक और एक शैवाल, जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए रहते हैं। देखिए, प्रकृति का यही तालमेल हमें विज्ञान का इतना जरूरी उपकरण देता है। और इस पूरी खोज के आखिर में एक सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखने वाली बात, विज्ञान रोमांचक जरूर है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले आती है। कभी भी किसी भी अनजान पदार्थ को सिर्फ उसकी प्रकृति जानने के लिए चखना नहीं चाहिए। हमेशा सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करें, जैसे लिटमस पेपर। यही समझ हमें खेती से लेकर दवाइयों तक हर जगह काम आती है। अरे, कभी सोचा है कि एक मामूली सी टॉर्च, उसका स्विच दबाते ही अंधेरे में रोशनी कैसे भर जाती है? आज ना हम इसी टॉर्च के अंदर झांककर बिजली के पीछे का जो पूरा खेल है उसे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि बिजली हमारी रोज की जिंदगी में है कितनी जरूरी। मतलब इसके बिना हमारा काम चलता भी है या नहीं। सुबह जो अलार्म बजता है ना, वहां से लेकर रात में जलने वाली लाइट तक, हमारे फोन, टीवी, किचन में मिक्सर ग्राइंडर, अरे यहां तक कि ट्रेनें और लिफ्ट भी, सब कुछ, लिटरली सब कुछ बिजली पर ही तो टिका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि असल में यही हमारी दुनिया को चला रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी और पावरफुल दुनिया का जो राज है ना, वो एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी चीज में छिपा है, और वो है एक साधारण सी टॉर्च। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, कि भाई एक स्विच दबाया और बत्ती जल गई। पर इस छोटे से एक्शन के पीछे आखिर होता क्या है? कौन सा साइंस काम कर रहा होता है? बस आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने निकले हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम टॉर्च के अंदर की दुनिया में गोता लगाएं, एक बहुत बहुत जरूरी बात। देखिए, जब भी बिजली की बात आती है ना, तो सेफ्टी सबसे पहले है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, घर या स्कूल में जो मेन बिजली की सप्लाई आती है ना, उससे कभी भी भूल कर भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। वो बहुत खतरनाक हो सकता है। हम जो भी यहां बात करेंगे या समझेंगे, वो सब सिर्फ टॉर्च, घड़ी या रेडियो में इस्तेमाल होने वाले छोटे सेल या बैटरी के बारे में है, बस। ठीक है, तो सेफ्टी की बात तो हो गई। अब चलिए इस टॉर्च को मेटाफोरिकली खोलकर देखते हैं कि भाई इसके अंदर आखिर है क्या। तो जब हम इसे खोलते हैं तो हमें मोटे तौर पर दो मेन चीजें मिलती हैं। एक है एनर्जी का सोर्स, मतलब जहां से पावर आ रही है, और दूसरा है लाइट का सोर्स, यानी वो चीज जो रोशनी पैदा कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉर्च के दिल से, यानी उसके एनर्जी सोर्स से। ये है एक इलेक्ट्रिक सेल। अब इसको अगर ध्यान से देखें ना, तो इसके दो छोर होते हैं, दो सिरे। एक तरफ ये मेटल की टोपी जैसी होती है, इसे कहते हैं पॉजिटिव या प्लस वाला टर्मिनल, और दूसरी तरफ ये जो चपटी सी डिस्क है, ये है नेगेटिव या माइनस वाला टर्मिनल। और हाँ, जब हम ऐसे दो या दो से ज्यादा सेल को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है बैटरी। लेकिन इनको जोड़ने का एक खास तरीका है, एक रूल है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है। एक सेल का पॉजिटिव सिरा हमेशा अगले सेल के नेगेटिव सिरे से ही जुड़ेगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि सेल मिलकर काम करें, तो एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड से टच होना ही चाहिए, तभी ये टीम की तरह सही से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी का सोर्स तो आ गया,
पर ये एनर्जी सेल से निकलकर बल्ब तक पहुंचती कैसे है? इसका जवाब है एक परिपथ, या जिसे हम सर्किट कहते हैं, उसके जरिए। अब यहां एक मजेदार बात है। टॉर्च में ना 2 तरह के बल्ब मिल सकते हैं। एक होता है पुराना वाला इनकैंडेसेंट बल्ब। इसमें एक पतला सा तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं, और जब वो गर्म होता है तो चमकने लगता है। और दूसरा है आज का एलईडी, जिसमें ऐसा कोई फिलामेंट होता ही नहीं। फर्क ये है कि पुराने बल्ब को आप कैसे भी जोड़ दो वो जल जाएगा, लेकिन एलईडी के साथ ऐसा नहीं है। उसे सही तरीके से ही जोड़ना पड़ता है, मतलब उसकी लंबी वाली टांग पॉजिटिव से और छोटी वाली नेगेटिव से। तो फिर एक छोटा सा चैलेंज हो जाए, जरा इन कनेक्शंस को देखिए। क्या लगता है इनमें से कौन से कनेक्शन से बल्ब जलेगा? देखिए, यहाँ कुछ अरेंजमेंट्स हैं। पहले वाले में एक तार पॉजिटिव से बल्ब के बेस पर है और दूसरा नेगेटिव से साइड पर। दूसरे और तीसरे में दोनों तार एक ही टर्मिनल से लगा दिए हैं, और चौथे वाले में तो एक तार जुड़ा ही नहीं है। क्या लगता है क्या होगा? तो जवाब ये है कि बल्ब सिर्फ और सिर्फ तभी जलेगा जब बिजली को बहने के लिए एक पूरा बिना टूटा हुआ रास्ता मिले, और इसी पूरे रास्ते को कहते हैं विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब करंट को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना है, बल्ब से होकर गुजरना है और वापस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचना है, एक पूरा चक्कर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ आ गया कि करंट कैसे बहता है, पर हम इस बहाव को, इस फ्लो को कंट्रोल कैसे करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है स्विच की। एक स्विच बनाना ना असल में बहुत ही आसान है। ये बस एक ऐसी चीज है जो जानबूझकर सर्किट के रास्ते को या तो जोड़ देती है या तोड़ देती है। एक सेफ्टी पिन और 2 ड्राइंग पिन से ही एक सिंपल सा स्विच बन सकता है जो इस रास्ते को पूरा या अधूरा कर सके। और ये तस्वीर बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि स्विच का असली काम क्या है। जब स्विच ऑफ होता है तो सर्किट ओपन होता है, मतलब रास्ता टूटा हुआ है, और जब स्विच ऑन होता है तो सर्किट क्लोज हो जाता है, मतलब रास्ता पूरा हो जाता है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, सर्किट ओपन मतलब स्विच ऑफ, रास्ते में गैप है, करंट नहीं बहेगा और बल्ब भी नहीं जलेगा। वहीं दूसरी तरफ सर्किट क्लोज मतलब स्विच ऑन, रास्ता पूरा है, करंट बहेगा और बल्ब रोशन हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने टॉर्च के एक एक हिस्से को समझ लिया है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि बस एक सेल, एक बल्ब और एक स्विच का बड़ा ही सिंपल सा कॉम्बिनेशन है जो मिलकर एक कंट्रोल्ड सर्किट बना रहा है। और कमाल की बात यह है कि यही फंडामेंटल प्रिंसिपल एक पावर सोर्स, एक लोड जैसे कि ये बल्ब और एक स्विच दुनिया के हर बिजली के डिवाइस के पीछे काम करता है, चाहे वो एक छोटी सी घड़ी हो या घर में रखा बड़ा सा टीवी। ये सिंपल सा सर्किट एक टॉर्च को तो पावर दे रहा है, पर जरा सोचिए हमारे आसपास ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें ऐसे ही सिंपल सर्किट हमारी नजरों के सामने ही छिपे हुए हैं। कभी किसी लोहार के दुकान के पास से गुजरे, वो हथौड़े की टन टन आवाज, भट्ठी से आती गर्म हवा। हमारी आज की कहानी वहीं से शुरू होती है, और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। आखिर धातुएं अधातुओं से इतनी अलग क्यों होती हैं? चलिए पता लगाते हैं। जरा ये देखिए, यहां सुदर्शन दादा भट्ठी में से एक एकदम सुर्ख लाल लोहे का टुकड़ा निकाल रहे हैं। अब वो उसे एक बड़े पत्थर पर रखते हैं और जोर जोर से हथौड़ा मारना शुरू कर देते हैं। क्या बात है, हर चोट के साथ कैसी चिंगारियां निकल रही हैं। वहीं पास में खड़ी आनंदी ये सब देखकर हैरान है। वो पूछती है, दादा आप इसे क्यों पीट रहे हैं? और जानते हैं, आनंदी का ये छोटा सा सवाल ही हमें हमारे पहले सुराख तक ले जाता है। ये हमें धातुओं के एक बहुत ही जरूरी गुण के बारे में बताने वाला है। सुदर्शन दादा का हथौड़ा सिर्फ लोहे को आकार नहीं दे रहा है, बल्कि वो हमें धातुओं की एक खासियत के बारे में भी सिखा रहा है। तो चलिए यहीं से अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। अच्छा, आनंदी के सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा अगर हम लोहे की कील की जगह मान लीजिए कोयले के एक टुकड़े पर हथौड़ा मारें? क्या वो भी लोहे की तरह फैलेगा या फिर कुछ और ही हो जाएगा? चलिए देखते हैं। अरे वाह, परिणाम तो बिल्कुल अलग हैं। देखिए, जब लोहे की कील पर हथौड़ा पड़ता है तो वो फैलकर चपटी हो जाती है, लेकिन कोयले का टुकड़ा वो तो बिखर कर टुकड़ों में टूट गया। ये तो 2 एकदम अलग अलग बातें हो गई। पदार्थों के इसी खूबी को, मतलब पीटने पर फैलकर पतली चादर में बदल जाने की क्षमता को विज्ञान की भाषा में आघातवर्धनीयता कहते हैं। ये धातुओं की एक बहुत बड़ी पहचान है। वो चोट सह लेते हैं, टूटते नहीं, बल्कि एक नया आकार ले लेते हैं।
और पता है, ये गुण हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। मिठाइयों के ऊपर लगी वो चमकीली चांदी की वर्क हो या फिर खाना पैक करने वाली एल्यूमिनियम फॉइल, ये दोनों आघातवर्धनीयता के शानदार उदाहरण हैं। सोना और चांदी तो इतने ज्यादा आघातवर्धनीय होते हैं कि उन्हें पीट पीट कर कागज से भी पतला बनाया जा सकता है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि पीटने से धातुएं फैलती हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम उन्हें पीटे नहीं बल्कि खींचें? क्या तब भी वो नहीं टूटेंगी? ये सवाल हमें धातुओं के एक और कमाल के गुण की तरफ ले जाता है। किसी भी पदार्थ को खींचकर एक पतले तार में बदलने की इसी क्षमता को तन्यता कहा जाता है, और ये भी ज्यादातर धातुओं का एक मुख्य गुण है। और सच कहूं तो इसी वजह से वो हमारे इतने काम आते हैं। अब जरा सोचिए, तन्यता हमारे कितने काम आती है। हमारे घरों की दीवारों में दौड़ते बिजली के तांबे के तार, गले में पहने सोने चांदी के गहने, या फिर गिटार और सितार से निकलने वाला संगीत, इन सब के पीछे धातुओं का यही तन्यता का गुण छिपा है। अब एक ऐसी बात बताता हूं जो आपको हैरान कर देगी। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? पूरे 2 किलोमीटर। जी हां, आपने सही सुना। सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार। ये होती है तन्यता की असली ताकत। तो हमने देखा कि धातुएं दिखती कैसी हैं और दबाव में क्या करती हैं, पर उनकी आवाज कैसी होती है। चलिए अब अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं और इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। एक और बहुत आसान सा सवाल। मान लीजिए अगर आप एक धातु का सिक्का और एक लकड़ी का टुकड़ा फर्श पर गिराएं, तो क्या दोनों की आवाज एक जैसी होगी? सोचिए जरा। बिल्कुल नहीं, है ना? चलिए इसी अंतर को समझते हैं। अंतर तो बिल्कुल साफ है। धातुएं जब गिरती हैं या टकराती हैं तो एक खास टन जैसी खनकने वाली आवाज करती हैं। वहीं कोयला या लकड़ी जैसी अधातुएं एक भारी थप जैसी धीमी आवाज करती हैं। आवाज पैदा करने के इसी गुण को कहते हैं ध्वनिकता, और इसी वजह से हम कहते हैं कि धातुएं ध्वनिक होती हैं। मतलब वो एक खास खनकने वाली आवाज पैदा करती हैं। देखिए, ये गुण असल जिंदगी में कितना मददगार हो सकता है। सिर्फ आवाज के फर्क से ही रास्ते का अंदाजा लग जाता है। ये तो बहुत काम की चीज है। और इसका जादू सिर्फ जरूरत में ही नहीं, कला और संस्कृति में भी है। घुंघरुओं की वो मनमोहक छमछम की आवाज, वो भी तो धातुओं की इसी ध्वनिकता की वजह से ही आती है। तो अब बात समझ आई। स्कूल की घंटी लकड़ी या प्लास्टिक की क्यों नहीं होती? क्योंकि सिर्फ धातु ही वो तेज गूंजने वाली आवाज पैदा कर सकती है जो पूरे स्कूल में आसानी से सुनाई दे सके। तो हमने 3 खास गुणों को समझा: आघातवर्धनीयता, तन्यता और ध्वनिकता। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि धातु और अधातु में आखिर मुख्य अंतर क्या क्या हैं। तो ये रही पूरी तस्वीर एक ही जगह पर। एक तरफ हैं धातुएं जिन्हें पीटकर फैलाया जा सकता है, खींचकर तार बना सकते हैं और जो टकराने पर खनकती हैं। और दूसरी तरफ हैं अधातुएं जो भंगुर होती हैं, मतलब आसानी से टूट जाती हैं और धीमी आवाज करती हैं। और हाँ, एक और बड़ा अंतर तो हम सब जानते हैं, धातुओं में अपनी एक खास चमक होती है, जबकि अधातुएं ज्यादातर चमकहीन होती हैं। तो अब हम धातु और अधातु के बीच का अंतर तो जान गए हैं, लेकिन विज्ञान की यही तो खूबी है। एक जवाब मिलता है तो एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। हम सब जानते हैं कि स्टील कितना मजबूत होता है, पर वो बनता है लोहे जो एक धातु है और कार्बन जो एक अधातु है से। तो जरा सोचिए, एक मजबूत चीज और एक भंगुर चीज को मिलाने से कुछ और भी ज्यादा मजबूत कैसे बन सकता है? ये सवाल हमें मिश्र धातुओं की एक बिल्कुल नई और दिलचस्प दुनिया की ओर ले जाता है, लेकिन उसकी बात है फिर कभी। नमस्ते। कभी सोचा है बर्फ पिघलकर पानी क्यों बन जाती है? या फिर वो केला जो कल तक हरा था आज पीला कैसे हो गया? आज हम इन्हीं रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पता है, बदलाव तो हर जगह हो रहा है, हर पल, और हमारी दुनिया ना इन बदलावों के सुरागों से भरी पड़ी है। तो चलिए एक जासूस की तरह इन सुरागों को खोजना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारा पहला सुराग, बर्फ जो अब पिघल रही है, मतलब ये ठोस से तरल में बदल गई है। पर एक मिनट, क्या ये अब भी पानी ही है? इस सवाल को जरा दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब दूसरा सुराग देखिए। एक फूल जो कल तक कली था आज खिल गया है। इसमें भी तो आकार और रंग बदला है ना? पर क्या ये बर्फ के पिघलने जैसा ही है या फिर कुछ अलग है? और ये रहा हमारा तीसरा सुराग, एक पकता हुआ केला। यहाँ सिर्फ रंग नहीं बदला है,
ध्यान दीजिए, इस पर भूरे धब्बे आ गए हैं और इसकी महक वो भी बदल गई है। ये सारे बहुत जरूरी सुराग हैं। तो अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये सब जो हमने देखा, ये आखिर किस तरह के बदलाव हैं और क्या ये सब एक जैसे हैं? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो क्या सारे बदलाव एक जैसे होते हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में उतरना होगा। तो चलिए अपनी जासूसी वाली केस फाइल खोलते हैं और कुछ और उदाहरणों पर नजर डालते हैं। ये रही हमारी केस फाइल। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ बदलाव हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना, सब्जियां काटना। अब हमारा काम है इनमें एक पैटर्न, एक कनेक्शन ढूंढना। जरा ध्यान से देखिए, इनमें से कुछ बदलाव, जैसे बर्फ का पिघलना, वो टेम्परेरी लगते हैं। मतलब उन्हें वापस बदला जा सकता है ना, पानी को जमाकर फिर से बर्फ बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लकड़ी जलकर राख बन गई। क्या राख से वापस लकड़ी बन सकती है? नहीं, ये तो परमानेंट लग रहा है। और बस यहीं छिपा है हमारा पहला बड़ा सुराख। तो इस बारे में सोचिए, सब्जी काटना और केले का पकना, क्या ये एक ही तरह का बदलाव है? एक में तो हम बस किसी चीज का आकार बदल रहे हैं, लेकिन दूसरे में तो कुछ बिल्कुल नया ही बन रहा है। तो चलिए पहले सुराग को पकड़ते हैं। ये है भौतिक परिवर्तन। ये बदलाव की वो पहली कैटेगरी है जहां चीज तो वही रहती है, बस उसका रूप, उसका भेस बदल जाता है। हाँ, तो सबसे जरूरी बात क्या है? भौतिक परिवर्तन को ऐसे समझिए जैसे किसी ने बस कपड़े बदले हों। इंसान तो वही है, बस उसका लुक बदल गया, यानी सब्सटेंस वही रहता है। बस यही है भौतिक परिवर्तन का पूरा सार। पदार्थ वही, भेष नया। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन गई, है तो दोनों ही H2O, बस उनका स्टेट, उनका भेष बदल गया है। और याद है हमारी केस फाइल, उसमें इसके कई उदाहरण थे। बर्फ का पिघलना, कागज को टुकड़ों में काटना, गीले कपड़ों का सूखना, पानी का उबलना। इन सब में चीज की असली पहचान नहीं बदलती। एक छोटा सा टेस्ट करके देखें। एक कागज लीजिए, उसे मोड़कर नाव या जहाज बनाइए। अब उसे वापस खोल दीजिए। क्या वो कागज ही है? बिल्कुल। इससे एक और बात पता चलती है कि ज्यादातर भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उन्हें पलटा जा सकता है। ठीक है, ये तो हुई एक बात। लेकिन उन बदलावों का क्या जो परमानेंट होते हैं, जहां कुछ एकदम नया ही बन जाता है? तो अब बारी है हमारे दूसरे सुराख की, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? ये एक ऐसा बदलाव है जिसके होने के बाद एक या एक से ज्यादा बिल्कुल नए सब्सटेंस बनते हैं और इन नई चीजों के गुण भी एकदम अलग होते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है, ये तो एक पूरी तरह से नया कैरेक्टर बन जाने जैसा है, कुछ ऐसा जो पहले था ही नहीं। और इसके उदाहरण वो तो हमने शुरू में ही देखे थे। फूल का खिलना, केले का पकना, लकड़ी का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन हैं। इन सब में कुछ नया बन रहा है और इन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने इन दो तरह के बदलावों को पहचान लिया, भौतिक और रासायनिक। पर सवाल ये है कि ये जानना इतना जरूरी क्यों है? इससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है। देखिए, ये दोनों तरह के बदलाव ही हमारी दुनिया के काम करने का फंडामेंटल तरीका है। जब हम समझते हैं कि खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है, तब हमें समझ आता है कि कच्ची सब्जी का स्वाद पकने के बाद बिल्कुल अलग क्यों हो जाता है। एक बार जब हमें पता चल जाता है कि क्या देखना है, तो फिर ये बदलाव हर जगह दिखने लगते हैं। रसोई में खाना बनते समय, पानी से बर्फ जमते समय, या फिर बाहर किसी पुरानी गाड़ी पर जंग लगते हुए। तो अब एक तरह से हम सब चेंज डिटेक्टिव बन गए हैं। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। अभी इसी वक्त कौन से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं? ये पूरी दुनिया एक लैब की तरह है और अब इसे समझने के टूल्स हमारे पास हैं। कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बन जाता है? ठीक उसी तरह हमारा विकास भी एक कुदरती और कह सकते हैं एक कमाल की प्रक्रिया है। ये बढ़ने और बदलने का एक बहुत ही सुंदर और रोमांचक सफर है, जिसके हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। सच कहूं तो बढ़ना और बदलना सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक मजेदार अनुभव भी है। ये हमें एक नई एनर्जी और जोश से भर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश की पहली बूंदें सूखी जमीन में एक नई जान डाल देती हैं। चलिए
बदलाव के इस सफर को ना एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है वेंकटेश और देवयानी की। दोनों कजिन्स हैं, लेकिन जब वो कुछ समय बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या बदल गया था। वेंकटेश देवयानी को देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे वाह देवयानी, तुम तो कितनी लंबी हो गई हो। अच्छा, लंबाई में ये जो अचानक तेजी से बढ़ोतरी होती है ना, इसे ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, और ये किशोरावस्था की पहली और सबसे आम निशानियों में से एक है। और फिर देवयानी भी वेंकटेश में हुए बदलावों को तुरंत पहचान लेती है। वो कहती है, तुम्हारी आवाज भी कितनी भारी हो गई है और चेहरे पर हल्की हल्की मूछें भी आ गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब बदलाव आखिर हो क्यों रहे हैं। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वेंकटेश और देवयानी का जो अनुभव है वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सभी के जीवन में आने वाले बदलावों की एक यूनिवर्सल कहानी की बस शुरुआत है। बदलाव के इस जादुई दौर को ही किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि यह बचपन और जवानी के बीच का एक पुल है, एक बहुत जरूरी पड़ाव, जहां हमारा शरीर और मन दोनों ही बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। और एक बात साफ समझ लीजिए, इस दौरान शरीर में होने वाले सभी बदलाव पूरी तरह से नॉर्मल और नेचुरल हैं। ये बस एक सिग्नल है कि शरीर अब बड़ा होने और एक नई दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। तो आइए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस दौरान शरीर में कौन कौन से खास बदलाव होते हैं जो बाहर से भी दिखाई देते हैं। लड़कों और लड़कियों में होने वाले कुछ शारीरिक बदलाव अलग अलग होते हैं। जैसे लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं और आवाज भारी हो जाती है, वहीं लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है और मासिक धर्म यानी पीरियड्स की शुरुआत होती है। लेकिन हाँ, कुछ बदलाव लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसे होते हैं। जैसे अचानक से हाइट का बढ़ जाना, शरीर के कुछ नए हिस्सों जैसे अंडरआर्म्स में बालों का आना और स्किन का ऑयली हो जाना। और हाँ, इसी वजह से कभी कभी मुहासे भी हो जाते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हर किसी के शरीर की अपनी एक घड़ी होती है, अपना एक टाइम टेबल होता है। किसी में ये बदलाव जल्दी शुरू हो सकते हैं तो किसी में देर से, और ये पूरी तरह से नॉर्मल है। अपनी तुलना किसी और से करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लड़कियों की जिंदगी में मासिक धर्म या पीरियड्स की शुरुआत एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। ये एक पूरी तरह से नेचुरल और हेल्दी प्रक्रिया है जो ये दिखाती है कि उनका शरीर सही तरीके से विकसित हो रहा है। और हाँ, इससे जुड़ी कुछ गलतफहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। मासिक धर्म कोई बीमारी या शर्म की बात बिल्कुल नहीं है। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस दौरान एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल बनाए रखना पूरी तरह से सेफ है। अच्छा, तो ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन शारीरिक बदलावों के साथ साथ किशोरावस्था में मन और व्यवहार में भी कई बदलाव आते हैं, क्योंकि ये जो विकास है ना, ये सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी होता है। इस दौरान ना भावनाओं का रोलर कोस्टर पर सवार होना बहुत आम बात है। कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया जीत लेंगे और अगले ही पल अचानक से उदासी छा जाती है। ये सब नॉर्मल है। इन मजबूत भावनाओं को म्यूजिक, स्पोर्ट्स या किसी भी क्रिएटिव काम के जरिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी जा सकती है। तो अब जब हमने इन बदलावों को समझ लिया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस सफर को एक हेल्दी और पॉजिटिव तरीके से कैसे तय किया जा सकता है। एक स्वस्थ और खुशहाल किशोरावस्था के लिए बस 3 मंत्र याद रखिए: सही खाना, साफ रहना और खेलते रहना, यानी कि पौष्टिक आहार, पर्सनल हाइजीन और फिजिकल एक्टिविटीज। सोचिए, जैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी को अच्छे ईंधन की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही तेजी से बढ़ते हुए शरीर को सही पोषण चाहिए। प्रोटीन और कैल्शियम हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाते हैं, जबकि आयरन खून बनाने में मदद करता है। अच्छे खाने के साथ साथ पर्सनल हाइजीन भी बहुत जरूरी है। रोज नहाना और साफ सफाई का ध्यान रखना हमें इन्फेक्शन से बचाता है। और हाँ, लड़कियों के लिए पीरियड्स के दौरान साफ सफाई बनाए रखना उनकी हेल्थ और कंफर्ट दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे मजेदार चीज, खेलना कूदना। रेगुलर एक्सरसाइज और खेलकूद न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारे दिमाग को भी तेज और खुश रखते हैं। इससे मूड अच्छा रहता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो किशोरावस्था सिर्फ बदलावों का दौर नहीं है, ये एक ऐसा लॉन्च पैड है जो हमें बचपन से एडल्टहुड की दुनिया में लॉन्च करता है। ये भविष्य के लिए तैयार होने का एक सुनहरा मौका है। ये सिर्फ बदलावों का दौर नहीं है, बल्कि खुद को खोजने और अपनी पहचान बनाने का एक अनोखा मौका भी है। तो हमारा आज का सवाल यही है, इस अनोखे सफर में लोग अपने बारे में क्या नई बातें खोजते हैं?
कभी सोचा है कि स्टोव पर रखा धातु का बर्तन इतनी जल्दी गर्म क्यों हो जाता है, लेकिन उसका प्लास्टिक का हैंडल ठंडा रहता है? या फिर चाय की पहली घूंट हमेशा सबसे गर्म क्यों लगती है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये है ऊष्मा यानी हीट के ट्रांसफर का विज्ञान। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सवाल से, जो शायद कभी न कभी किचन में सबके मन में आया होगा। हम खाना पकाने के लिए हमेशा मेटल यानी धातु के बर्तन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी या कांच का क्यों नहीं? देखिए, ये जो सवाल है ना, ये दिखने में बहुत सीधा साधा है, पर इसका जवाब हमें फिजिक्स के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। और वो ये है कि गर्मी एक जगह से दूसरी जगह तक आखिर चलती कैसे है। इसका जवाब बहुत सिंपल है। धातु जो है ना, वो ऊष्मा के लिए एक सुपर हाईवे की तरह है। वो हीट को अपने अंदर से बहुत तेजी से और आसानी से गुजरने देती है। विज्ञान की भाषा में हम ऐसी चीजों को सुचालक या कंडक्टर कहते हैं। मतलब वो एनर्जी को एक मॉलिक्यूल से दूसरे तक फटाफट पहुंचा देते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर ये चालन या कंडक्शन असल में होता कैसे है? क्या हम इसे देख सकते हैं? बिल्कुल, इसे समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अच्छा, सोचिए कि हमारे पास एक मेटल की रॉड है और हमने उस पे मोम से कुछ पिन्स चिपका दी हैं। अब अगर हम इसके एक कोने को मोमबत्ती से गर्म करना शुरू करें तो क्या होगा? ये देखिए, सबसे पहले आग के सबसे पास वाली पिन नीचे गिर गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हीट ने रॉड के गर्म सिरे से आगे बढ़ना शुरू किया, और जैसे ही वो पहली पिन तक पहुंची, मोम पिघल गया। और अब देखिए, थोड़ी ही देर में जैसे जैसे गर्मी की लहर रॉड में आगे बढ़ी, दूसरी पिन भी गिर गई। और फिर तीसरी। ये हमें साफ साफ दिखा रहा है कि हीट एक लाइन में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ बढ़ रही है। बस किसी ठोस चीज के अंदर गर्मी के इसी तरह आगे बढ़ने के प्रोसेस को चालन या कंडक्शन कहते हैं। आप इसे मॉलिक्यूल्स की एक रिले रेस की तरह समझ सकते हैं, जहां हर मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी आगे वाले को पास करता जाता है। पर सवाल ये है कि क्या हर चीज गर्मी को ऐसे ही आसानी से पास होने देती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है सुचालक और कुचालक की। एक तरफ है सुचालक, जैसे कि सारे मेटल, जो हीट के बेस्ट फ्रेंड है, और दूसरी तरफ है कुचालक या इंसुलेटर, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और हवा। ये ऊष्मा के दुश्मन हैं। ये हीट के बहाव को रोकते हैं या बहुत धीमा कर देते हैं। और यही वजह है कि गर्म पैन के हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के बनाए जाते हैं। मजे की बात तो ये है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में इन कुचालकों का खूब इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में जो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ना, वो असल में अपने रेशों के बीच हवा की एक परत फंसा लेते हैं। और क्योंकि हवा एक बेहतरीन कुचालक है, इसलिए हमारे शरीर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती और हम गर्म रहते हैं। तो ये तो हुई ठोस चीजों की बात, लेकिन हवा और पानी का क्या? उनमें गर्मी कैसे ट्रैवल करती है? यहाँ पर कंडक्शन इतना काम नहीं आता। यहाँ एक बिल्कुल अलग ही खेल चलता है। कभी आग से धुएं को सीधे ऊपर की तरफ जाते देखा है, या सोचा है कि गर्म हवा का गुब्बारा नीचे क्यों नहीं गिरता, हमेशा ऊपर ही क्यों जाता है? यही सवाल हमें हमारे अगले बड़े टॉपिक की ओर ले जाता है। इस छोटे सा एक्सपेरिमेंट को देखिए। जैसे ही मोमबत्ती एक कागज के कप के नीचे की हवा को गर्म करती है, वो कप ऊपर उठने लगता है। इससे एक बहुत बड़ी बात पता चलती है, गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है। गर्मी के ट्रांसफर होने के इसी तरीके को संवहन या कन्वेक्शन कहते हैं। इसमें होता यह है कि गर्म और हल्का तरल या गैस ऊपर उठता है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडा और भारी तरल नीचे आता है। इससे एक सर्कुलर करंट यानी एक चक्र बन जाता है। जब पानी उबलता है ना, तो वो जो बुलबुले ऊपर आते हैं और पानी गोल गोल घूमता है, वो कन्वेक्शन ही है। अब देखिए, ये जो दो आइडियाज है ना, कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये सिर्फ किचन या लैब तक ही नहीं है। ये तो पूरे प्लैनेट को, हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। हमारे मौसम से लेकर हमारी जमीन तक सब कुछ इन्हीं से तय हो रहा है। जरा किसी बीच के बारे में सोचिए। दोपहर के वक्त रेत पर पैर रखना मुश्किल हो जाता है, वो इतनी गर्म होती है, जबकि समुद्र का पानी उसी धूप में काफी ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये चार्ट बिल्कुल यही चीज दिखा रहा है। अगर आप मिट्टी और पानी दोनों को धूप में रखें, तो मिट्टी का तापमान पानी के मुकाबले कहीं तेजी से और कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। पर इसका कारण क्या है? इसका पूरा खेल कंडक्शन और कन्वेक्शन में ही छिपा है।
जमीन जो कि ठोस है, कंडक्शन की वजह से सतह पर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। वहीं पानी कन्वेक्शन की वजह से धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे चला जाता है और पूरी गर्मी एक बड़े एरिया में फैल जाती है। और पता है, जमीन और पानी के तापमान का यही अंतर समंदर की ठंडी हवाओं को जन्म देता है। तो देखा आपने, किचन के एक बर्तन से शुरू हुई कहानी हमारे प्लेनेट के मौसम तक पहुंच गई। कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये दो साधारण से नियम लगातार हमारी दुनिया को बना रहे हैं, बदल रहे हैं। अगली बार जब मौसम का हाल सुने तो सोचिएगा कि इसके पीछे भी यही विज्ञान। समय ये हमारे चारों ओर है, हमारी जिंदगी के हर पल को कंट्रोल करता है। हम सब लगातार घड़ी देखते हैं, उसी के हिसाब से अपने सारे काम करते हैं। पर कभी रुककर सोचा है कि समय को इतनी सटीकता से मापने की ये काबिलियत, ये क्षमता हमारे पास आई कहां से? चलिए आज सूरज की पहली किरण से लेकर पेंडुलम की टिक टिक तक समय को नापने की इस कमाल की कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, एक दिन में हम कितनी बार टाइम देखते हैं? चाहे वो हमारी कलाई पर बंधी घड़ी हो, दीवार वाली घड़ी हो या फिर फोन की स्क्रीन। हम ऐसे मॉडर्न डिवाइस से घिरे हुए हैं जो हमें सेकंड सेकंड का हिसाब देते हैं। मतलब ये इतनी आम बात हो गई है ना कि हम इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। लेकिन यहीं से एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां ये कुछ भी नहीं था, न घड़ी न फोन। तब इंसान समय का हिसाब कैसे रखता था? और यही सवाल हमें ले जाता है इतिहास के एक बहुत ही मजेदार और आविष्कारों से भरे सफर पर। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं ठीक वहीं से जहां से हमारे पूर्वजों ने की थी। उन्होंने किसी मशीन या डिवाइस की तरफ नहीं देखा, नहीं, उन्होंने देखा ऊपर, आसमान की तरफ। कुदरत यानी नेचर ही उनकी पहली और सबसे भरोसेमंद घड़ी थी। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की एक रिदम को पकड़ा। उन्होंने देखा कि सूरज रोज एक तय रास्ते पर चलता है, उसका उगना और डूबना, अच्छा मतलब एक दिन पूरा हो गया। उन्होंने चांद को देखा जो हर रात अपना आकार बदलता था और उन बदलते मौसमों को महसूस किया जो खेती और शिकार के लिए जरूरी थे। हाँ, ये एक मोटा मोटा हिसाब था, पर उस वक्त की जिंदगी के लिए एकदम परफेक्ट था। लेकिन जैसे जैसे समाज और सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, सिर्फ दिन, महीने और मौसम से काम नहीं चलने वाला था। अब जरूरत थी दिन के छोटे छोटे हिस्सों को नापने की, और यहीं से शुरू हुआ इंसानी दिमाग का खेल, समय को पकड़ने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश। और इस जरूरत से जो सबसे पहले आविष्कार हुए, उनमें से एक थी धूप घड़ी। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। जैसे जैसे सूरज आसमान में अपनी जगह बदलता, किसी चीज की परछाई भी घूमती और बस उस परछाई की पोजीशन से समय का अंदाजा लग जाता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। धूप घड़ी चलेगी तो धूप से ही ना, तो भाई जब बादल छाए हों या रात हो जाए तब क्या? अब इसी प्रॉब्लम ने नए और ज्यादा स्मार्ट आविष्कारों को जन्म दिया। आइडिया यह था कि अगर सूरज भरोसेमंद नहीं है तो किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करो जिसे हम कंट्रोल कर सकें, जैसे कि पानी की घड़ी जिसमें पानी एक बर्तन से दूसरे में एक बराबर स्पीड से बहता था, या फिर रेत घड़ी जिसमें रेत धीरे धीरे एक हिस्से से दूसरे में गिरती थी। इन दोनों में समय को मापने के लिए एक कंट्रोल्ड रेगुलर फ्लो का इस्तेमाल किया गया। और खासकर रातों के लिए एक और बड़ा जबरदस्त आविष्कार था, मोमबत्ती घड़ी। इस पर बराबर दूरी पर निशान लगे होते थे और जैसे जैसे मोमबत्ती जलती जाती, गुजरे हुए समय का पता चल जाता था। और जब धूप घड़ियों की बात हो ही रही है तो ये जानना जरूरी है कि भारत में ये टेक्नोलॉजी अपने पीक पर पहुंची। जयपुर के जंतर मंतर में जो सम्राट यंत्र है वो कोई मामूली धूप घड़ी नहीं है, बल्कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है। इसकी ऊंचाई 27 मीटर, जरा अंदाजा लगाइए। और ये आज की नहीं, लगभग 300 साल पहले बनाई गई थी। और इसका इतना बड़ा साइज सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, यही इसकी ताकत है। इसकी परछाई हर सेकंड में करीब 1 मिलीमीटर आगे बढ़ती है। मतलब इससे 2 सेकंड तक का सही टाइम पता चल जाता था। सोचिए, 300 साल पहले इस लेवल की एक्यूरेसी, वाकई ये कमाल की इंजीनियरिंग थी। तो अब तक के ये सारे आविष्कार बेहतरीन थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन टाइम कीपिंग की दुनिया में जो असली रेवोल्यूशन था वो अभी आना बाकी था। और ये क्रांति आई किसी बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज से, पेंडुलम से। कहानी कुछ यूं है कि एक बार महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली एक चर्च में बैठे थे और उनकी नज़र छत से लटकते एक लैंप पर पड़ी जो धीरे धीरे झूल रहा था। उन्होंने टाइम नापने के लिए अपनी ही नब्ज का इस्तेमाल किया
और एक कमाल की चीज नोटिस की। उन्होंने ये देखा कि वो लैम्प चाहे जोर से झूलें या धीरे धीरे, उसे एक पूरा चक्कर काटने में हमेशा एक बराबर टाइम लगता था। बस यही वो खोज थी, पेंडुलम का वो सिद्धांत जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए, गैलीलियो ने थ्योरी तो खोज ली थी, लेकिन इस थ्योरी से एक असल मशीन बनाने में कई साल लग गए। फिर 1656 में एक डच वैज्ञानिक आए, क्रिश्चियन हाइगेंस। उन्होंने गैलीलियो के काम को आगे बढ़ाया और दुनिया की पहली कामयाब पेंडुलम घड़ी बना डाली। ये टाइम नापने की टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। तो सवाल यह है कि आखिर पेंडुलम घड़ी इतनी एक्यूरेट क्यों थी? इसका जवाब छिपा है इसके पीछे की बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल साइंस में। चलिए समझते हैं। इस साइंस का सबसे जरूरी शब्द है ऑसिलेशन या दोलन। इसका मतलब क्या है? जब कोई पेंडुलम एक तरफ से घूमकर दूसरी तरफ जाता है और फिर वापस अपनी जगह पर आता है, तो इसे कहते हैं एक ऑसिलेशन। और गैलीलियो की जीनियस खोज यही थी कि अगर पेंडुलम की लंबाई फिक्स है तो हर ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम हमेशा, एब्सोल्यूटली हमेशा एक जैसा रहेगा। आप उसे जोर से धक्का दें या हल्के से, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह नेचर का एक भरोसेमंद टिकटॉक था जिस पर एक परफेक्ट घड़ी बन सकती थी। और बस इसी भरोसेमंद रेगुलर मोशन की वजह से ऐसी मैकेनिकल घड़ियां बनी जो धूप घड़ी या पानी की घड़ी से कहीं कहीं ज्यादा सटीक थीं। इस एक खोज ने टाइम को नापने का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ में आता है? चाहे सूरज की परछाई हो या पेंडुलम का झूलना, इन सब के पीछे एक ही गोल्डन रूल है। टाइम नापने के लिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए, एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जो बार बार एक ही तरह से खुद को दोहराता हो। जरा सोच के देखिए, रेत घड़ी में क्या होता है? रेत का एक रेगुलर फ्लो। मोमबत्ती घड़ी में मोम का एक बराबर रेट से जलना। पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम का लगातार झूलना। और मजे की बात यह है कि आज हमारी डिजिटल घड़ियों में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। वहां एक छोटा सा क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है जो एक सेकंड में हजारों बार वाइब्रेट करता है। सबका आधार एक ही है, किसी रेगुलर रिपीटिंग एक्शन को गिनो और टाइम पता कर लो। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, वो अगला रेगुलर रिपीटिंग प्रोसेस क्या होगा जिसे हम टाइम नापने के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्या वो एटम्स का वाइब्रेशन होगा या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, वो हमारे और समय के रिश्ते को एक बार फिर से हमेशा के लिए बदल देगा। कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर होता क्या है? ये एक कमाल की, पूरी तरह से ऑटोमैटिक प्रक्रिया है। एक ऐसा सफर जो हर निवाले के साथ शुरू हो जाता है। तो चलिए आज इसी कमाल की यात्रा को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सवाल यही है, हमारे खाए हुए खाने का आखिर होता क्या है? देखिए, खाना हमारे शरीर का ईंधन है, इसी से तो एनर्जी मिलती है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा शरीर इसे सीधे सीधे यूज नहीं कर सकता। पहले इसे छोटे छोटे सिंपल टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत पड़ती है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये एक बहुत लंबी ट्यूब में होती है। इसे कहते हैं आहार नली या डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये ट्यूब हमारे मुंह से शुरू होकर शरीर के दूसरे छोर तक जाती है। तो चलिए इसी रास्ते पर चलकर देखते हैं कि खाने के साथ क्या क्या होता है। तो सफर शुरू होता है और पहला स्टॉप हमारा मुंह। जैसे ही खाना मुंह में जाता है ना, उसे तोड़ने का काम फौरन शुरू हो जाता है, वो भी दो तरीकों से एक साथ। पहला तरीका है मैकेनिकल, मतलब हमारे दांत। वो खाने को चबाकर पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। और ठीक उसी वक्त दूसरा काम भी शुरू हो जाता है, केमिकल। और इसका हीरो कौन है? हमारी लार। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कभी नोटिस किया है कि अगर रोटी या चावल को देर तक चबाते रहें तो वो धीरे धीरे मीठे लगने लगते हैं? ऐसा होता क्यों है भला? इसका जवाब हमारी लार में ही है। लार के अंदर न कुछ स्पेशल डाइजेस्टिव जूस होते हैं। ये जूस खाने में मौजूद कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में बदल देते हैं। और बस यही शुगर है जो हमें मीठी लगती है। इस बात को साबित करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। एक में डालिए सिर्फ उबले हुए चावल और दूसरी में कुछ देर चबाए हुए उबले चावल डाल दीजिए। अब दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालनी हैं। और अब देखिए, नतीजा बड़ा कमाल का है। जिस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ उबले चावल थे, आयोडीन डालते ही उसका रंग नीला काला हो जाता है। ये बताता है कि इसमें स्टार्च है। लेकिन जिस ट्यूब में चबाए हुए चावल थे, उसका रंग बिल्कुल नहीं बदलता।
क्यों? क्योंकि लार ने अपना जादू चला दिया था और सारे स्टार्च को शुगर में बदल दिया था। तो मुंह का काम हो गया, अब ये आधा पचा हुआ खाना अपने सफर के अगले स्टॉप की तरफ बढ़ता है। ये फूड पाइप से होते हुए पहुंचता है पेट में, और पेट तो समझिए एक मिक्सर ग्राइंडर जैसा है जिसमें एसिड और एंजाइम्स की चर्निंग चलती रहती है। लेकिन खाना पेट में बस धड़ाम से गिर नहीं जाता। जो हमारी फूड पाइप है ना, उसकी दीवारें एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं, और इसी मूवमेंट से खाने को धीरे धीरे नीचे की ओर धकेला जाता है। अब पेट के अंदर 3 बड़े काम होते हैं। पहला, एक बहुत ताकतवर एसिड जो खाने के साथ आए बुरे बैक्टीरिया का काम तमाम कर देता है। दूसरा, कुछ खास डाइजेस्टिव जूस जो प्रोटीन को पचाना शुरू करते हैं। और तीसरा, एक चिपचिपी परत जो पेट की दीवारों को उसके अपने ही खतरनाक एसिड से बचा कर रखती है, एक तरह का सेफ्टी गार्ड। वैसे ये पता कैसे चला कि पेट के अंदर होता क्या है? इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। ये खोज ना एक एक्सीडेंट से हुई थी। 1822 में एक आदमी को गोली लगी और उसके पेट में एक छेद हो गया जो कभी भरा ही नहीं। तो डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने उस छेद से ही सीधे पेट के अंदर झांककर देखा कि पाचन कैसे होता है, और वहीं से बहुत सारी बातें पता चली। तो पेट में अच्छी खासी मथाई के बाद अब ये सेमी लिक्विड खाना अपने सफर के सबसे लंबे और सबसे जरूरी हिस्से में एंटर करता है, यानी हमारी आंतें। असली काम तो अब शुरू होगा। यहां एक हैरान करने वाली बात बताता हूं। कोई अंदाजा लगा सकता है कि छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती होगी? ये होती है लगभग 6 मीटर। सोचकर देखिए, एक कमरे की छत की ऊंचाई से भी डबल। इतनी लंबी ट्यूब हमारे अंदर फिट है ना कमाल की बात? छोटी आंत में क्या होता है कि लिवर और पैंक्रियाज जैसे दूसरे ऑर्गन से भी डाइजेस्टिव जूस आते हैं। ये सब मिलकर खाने में बचे हुए फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से तोड़कर सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। मतलब फाइनल डाइजेशन यही होता है। अब जब खाना पूरी तरह पच गया तो अगला स्टेप है एब्जॉर्प्शन, यानी उसे सोखना। छोटी आंत की अंदर की दीवारों पर ना उंगलियों जैसे हजारों छोटे छोटे उभार होते हैं। ये एक स्पंज की तरह काम करते हैं और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखकर खून में भेज देते हैं ताकि वो पूरे शरीर तक पहुंच सकें। अब जो खाना नहीं पच पाता वो आगे बढ़ता है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका मेन काम है बचे हुए मटेरियल में से पानी को वापस सोख लेना। और एक मजे की बात यह है कि यहाँ बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं जो फाइबर जैसी चीजों को तोड़ने में मदद करते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बड़ा कमाल का है, लेकिन क्या सारे जानवरों में ये ऐसा ही होता है? नहीं। चलिए जरा इंसानों से बाहर निकलकर देखते हैं कि दूसरे जानवरों ने डाइजेशन के लिए क्या-क्या अनोखे जुगाड़ किए हैं। जैसे गाय को ही ले लीजिए, वो घास खाती है तो उसका सिस्टम हमसे बिल्कुल अलग है। उसके पेट में एक नहीं बल्कि कई चैम्बर होते हैं। वो पहले तो फटाफट घास निगल लेती है और फिर बाद में आराम से बैठकर उसे वापस मुंह में लाती है और चबाती रहती है, जिसे हम जुगाली करना कहते हैं। इसी से वो इतनी सख्त घास पचा पाती है। और चिड़ियों का क्या? उनके तो दांत भी नहीं होते, तो वो कैसे पचाती हैं? उनके पास एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे गिजार्ड कहते हैं। वो अक्सर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी निगल लेती हैं। ये पत्थर उसके गिजार्ड में जाते हैं और चक्की की तरह खाने को पीसने का काम करते हैं। तो जानवरों की दुनिया से वापस आते हैं इंसानों पर। अब जब हमने ये पूरा सफर समझ लिया है तो ये जानना भी तो जरूरी है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी कैसे रखें, और इसमें हमारा पुराना ज्ञान और आज की साइंस दोनों हमारी मदद करते हैं। तो एक हेल्दी पेट के लिए कुछ सिंपल से नियम है। पहला, सही टाइम पर खाना। दूसरा, जरूरत से ज्यादा नहीं खाना। तीसरा, खाने में फाइबर और दही जैसी फर्मेंटेड चीजें शामिल करना। हमारे पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता में भी अदरक, जीरा, काले मिर्च जैसे मसालों को पाचन के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। और आखिर में तिरुकुरल की ये बहुत गहरी बात ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम दोबारा खाने से पहले अपने शरीर को पहला खाना पूरी तरह पचाने का वक्त दें तो शायद हमें कभी दवा की जरूरत ही ना पड़े। मतलब माइंडफुल ईटिंग कितनी जरूरी है, ये बात इसमें कितनी खूबसूरती से कही। तो चलिए आज प्रकृति की एक बहुत ही बड़ी और मजेदार पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। हम जानवरों को तो बढ़ते हुए देखते हैं, खाते हुए देखते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने एक पौधे को खाते हुए देखा है? ये सवाल सुनने में सीधा है, पर यह असल में जीवन के काम करने के तरीके से जुड़ा है। और यहीं से हमारा असली रहस्य शुरू होता है।
भाई अगर पौधे जानवरों की तरह खाना नहीं खाते तो फिर वो बढ़ते कैसे हैं? उनके अंदर ये नई पत्तियां, ये लंबाई, ये सब आता कहाँ से है? ताकत कहाँ से मिलती है? तो ठीक है, अब इस मामले की तह तक जाते हैं। ये है हमारी पहली केस फाइल। तो जब हम इस पहेली को देखते हैं तो कुछ सुराग तो साफ साफ नजर आते हैं, है ना? पहली नजर में यही लगता है कि भाई पानी होगा या सूरज की रोशनी होगी या फिर शायद मिट्टी से ही कुछ मिलता होगा। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं दो सबसे बड़े संदिग्धों से, सूरज की रोशनी और पानी। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें चाहिए पक्के सबूत। तो देखते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट की खासियत देखिए। ये इतना बढ़िया डिजाइन किया गया है कि एक बार में सिर्फ एक चीज को बदलकर हमें बिल्कुल साफ साफ जवाब मिल जाएगा। और ये देखिए, नतीजे बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। वो गमला जिसे धूप और पानी दोनों मिले वो एकदम स्वस्थ है और उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। बाकियों का हाल तो हम देख ही रहे हैं। तो बात यह है कि सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलेगा। पौधे को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए ये दोनों ही चीजें चाहिए ही चाहिए। तो हमें अपने पहले सुराग तो मिल गए हैं, लेकिन इससे तो रहस्य और भी गहरा गया है। अब नए सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर पौधे के अंदर ये सब होता कहाँ है? और ये जो भोजन है, ये है क्या चीज? तो चलिए अब सीधे चलते हैं घटनास्थल पर और देखते हैं कि हमारा केस आगे कैसे बढ़ता है। वैज्ञानिक अक्सर पत्ती को पौधे का फूड फैक्ट्री यानी भोजन का कारखाना कहते हैं, और इसकी वजह भी है। इसकी बनावट देखिए, ये खाना बनाने के लिए ही एकदम परफेक्ट डिजाइन की गई है। अब इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं स्टार्च। ये एक तरह की शुगर है जिसे पौधा अपनी एनर्जी के लिए स्टोर करके रखता है। और मजे की बात यह है कि इसे पहचानने का हमारे पास एक खास टेस्ट भी है। ये आयोडीन टेस्ट एक जासूस की टूल की तरह है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि खाना कहाँ पर बन रहा है और कहाँ पर जमा हो रहा है। अब इन नतीजों को जरा गौर से देखिए। एक पैटर्न बिल्कुल साफ है ना? जहां जहां धूप थी और पत्ती का रंग हरा था, वहीं पर स्टार्च मिला। और जहां इनमें से एक भी चीज गायब हुई, वहां स्टार्च बना ही नहीं। मतलब धूप, हरा रंग और स्टार्च का बनना, इन तीनों का आपस में कोई गहरा कनेक्शन है। इससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि पत्ती के हरे हिस्सों में ही वो खास चीज है जो धूप की मदद से खाना बनाती है। एक और साथी हमारे सामने आ गया है। चलिए अब इस पूरी रेसिपी में छिपे हुए बाकी साथियों से भी पर्दा उठाते हैं। वो हरा पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि क्लोरोफिल है। यही वो असली मशीन है जो हमारी फूड फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है और सूरज की रोशनी को पकड़ती है। तो हमारे पास धूप है, पानी है, क्लोरोफिल भी है, पर क्या कुछ और भी है? क्या हवा में भी कोई जरूरी चीज छिपी है? जांच अभी खत्म नहीं हुई है। इस दूसरे एक्सपेरिमेंट को देखिए, ये कितना कमाल का है। पत्ती के जिस हिस्से को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिले, वो हिस्सा स्टार्च बना ही नहीं पाया, जबकि बाकी पत्ती ने बनाया। तो ये है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सुराग। पौधे अपना खाना बनाने के लिए हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पौधे सचमुच हवा से अपना वजूद बनाते हैं। तो केस क्लोज्ड। सारे सुराग और सबूत अब हमारे सामने हैं। तो चलिए अब इस पूरी रेसिपी को एक साथ देखते हैं। तो ये रही पूरी प्रक्रिया। कच्चा माल है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी का सोर्स है सूरज की रोशनी, फैक्ट्री की मशीन है क्लोरोफिल, और इन सब से मिलकर बनता है पौधे का भोजन यानी स्टार्च, और साथ में ऑक्सीजन। इस कमाल की प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये एक और चीज बनाती है जो इस धरती के लगभग हर जीव के लिए जिंदगी है। और यही बात तो सबसे कमाल की है। इससे पता चलता है कि इस धरती पर सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। सोचिए, एक पौधे के लिए जो चीज बेकार है, एक तरह का कचरा है, वही ऑक्सीजन हम सबके जिंदा रहने के लिए, हमारी सांसों के लिए सबसे जरूरी है। जरा सोचिए, एक छोटी सी पत्ती के अंदर होने वाली एक प्रक्रिया ही हमारे पूरे ग्रह के लगभग हर जीव को ताकत देती है। न जाने और कितने ही ऐसे गहरे रहस्य हमारी नजरों के ठीक सामने हैं जो बस समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और इसे समझते हैं। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का है केशव। गर्मियों की छुट्टियों में वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के एक गांव जाता है। अब शहर के शोर शराबे से दूर उसे कुछ ऐसा दिखता है जो बिल्कुल जादुई था।
रात का घना अंधेरा था और उसमें सैकड़ों जुगनू मानो एक साथ डांस कर रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए। अब इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर केशव के दिमाग में एक सवाल आता है, और शायद हम सबके मन में भी आता। वो सोचने लगता है, आखिर ये छोटे छोटे कीड़े अपने अंदर से इतनी रोशनी पैदा कैसे करते हैं? और जानते हैं, यही सवाल हमें रोशनी की पूरी दुनिया को समझने में मदद करेगा। तो भाई केशव की जिज्ञासा तो बढ़ गई थी। वो सीधा पहुंचा अपने दोस्त के दादा दादी के पास। उन्होंने उसे बताया कि देखो बेटा, ये जो चमकने वाले जीव है ना, ये असल में कीड़े हैं, और इनकी रोशनी कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये तो इनका एक दूसरे से बात करने का, कम्युनिकेट करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। समझ लीजिए, ये प्रकृति का अपना ही एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। और जुगनुओं का ये कमाल का उदाहरण हमें एक और भी बड़े और मज़ेदार कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। वो है प्रकृति की अपनी रोशनी। मतलब ये छोटे छोटे जीव अकेले नहीं हैं जो रात के अंधेरे को अपनी चमक से रोशन कर देते हैं। नेचर में ऐसे बहुत से सोर्सेस हैं। तो सवाल उठता है कि ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत या नेचुरल लाइट सोर्स आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर में मौजूद हो और अपनी खुद की रोशनी पैदा करे, उसे जलने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नेचर के पास तो ऐसे लाइट सोर्सेस का पूरा खजाना है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सोर्स तो जाहिर है सूरज है, जो हमें दिन में रोशनी देता है। लेकिन रात में हमें तारों से रोशनी मिलती है। और फिर आसमान में कड़कने वाली बिजली, जलती हुई आग, और हाँ, हमारे दोस्त जुगनू जैसे जीव भी तो हैं जो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। तो एक तरफ तो हो गई नेचर की अपनी रोशनी, लेकिन दूसरी तरफ हम इंसान हैं। हमने भी तो अंधेरे को दूर करने के अपने तरीके खोज निकाले हैं, है ना? ये सब शुरू हुआ आग की खोज से। सोचिए, वो हमारा पहला आर्टिफिशियल या कह लें कि मानव निर्मित प्रकाश था। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ हमने सीखा कि आग को कंट्रोल कैसे करना है, और जानवरों की चर्बी, तेल, मोम और यहाँ तक कि गैस जैसे अलग अलग तरह के फ्यूल का इस्तेमाल करके उसे और बेहतर कैसे बनाना है। ये हमारी तरक्की का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था। तो कुल मिला के बात यह है कि रोशनी के दो मेन टाइप हैं। पहला है नेचुरल लाइट, जो हमें कुदरत से मिलती है, जैसे सूरज और तारे। और दूसरा है आर्टिफिशियल लाइट, जिसे इंसानों ने बनाना सीखा है, जिसकी शुरुआत आग जैसी एक सिंपल सी चीज से हुई। चलिए अब वापस केशव की कहानी पर लौटते हैं, क्योंकि जुगनुओं के बारे में उसकी जो खोज थी वो सिर्फ उनकी रोशनी तक ही खत्म नहीं हुई। उसे कुछ और भी पता चला, जो थोड़ा कह सकते हैं कि चिंता की बात थी। लेकिन देखिए, केशव की कहानी का जो अंत है ना, वो उतना खुशनुमा नहीं था। जिन जुगनुओं की चमक देखकर वो इतना खुश हुआ था, उन्हीं के बारे में उसे एक बहुत परेशान करने वाली सच्चाई पता चली। उसे ये पता चला कि इन जादुई कीड़ों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। वो जो मन मोह लेने वाला डांस उसने देखा था, क्या पता आने वाली पीढ़ियों को वो देखने को ही ना मिले। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह कोई एक नहीं है, कई हैं। हमारे शहरों की जो आर्टिफिशियल रोशनी है, जिसे हम लाइट पोल्यूशन कहते हैं, वो इनके सिग्नल में दखल देती है, जिससे ये अपने साथी नहीं ढूंढ पाते। इसके अलावा बदलता हुआ पर्यावरण और बढ़ता हुआ टूरिज्म भी इन छोटे से जीवों के वजूद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं कि जैसे जैसे हम अपनी दुनिया को अपनी बनाई हुई रोशनी से और ज़्यादा चमका रहे हैं, तो क्या हम अनजाने में कुदरत की इस नाजुक रोशनी को हमेशा के लिए बुझा रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब असल में एक बहुत बड़े अंतरिक्ष यान पर हैं, जो लगातार घूम रहा है? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर यह सच है, और इस सच को समझने के लिए देखिए, किसी बड़ी सी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। जवाब तो हमारी रोज की जिंदगी में ही छिपे हुए हैं। तो चलिए आज इन्हीं साधारण सी लगने वाली चीजों से अपनी दुनिया की गति का रहस्य सुलझाते हैं। हर रोज हम देखते हैं सूरज पूरब से उगता है, पूरे आसमान का चक्कर लगाकर पश्चिम में डूब जाता है। ये तो रोज की बात है, लेकिन क्या वाकई में सूरज चल रहा है या फिर कहानी कुछ और ही है? हमारी ये यात्रा शुरू होती है इसी रोज की पहेली से, एक ऐसा रहस्य जो हर सुबह हमारी परछाई के साथ जन्म लेता है, पर जिस पर हम शायद ही कभी गौर करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। सुबह सुबह जब हम निकलते हैं तो पेड़ों की परछाइयाँ कितनी लंबी होती हैं, और दोपहर होते होते वही परछाई एकदम छोटी सी हो जाती है। शाम को घर लौटते वक्त फिर से लंबी। तो ये तो साफ है
कि आसमान में सूरज की जगह बदल रही है, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या सूरज चल रहा है या फिर हम? इस उलझन को सुलझाने के लिए ना एक गोल घूमने वाले झूले के बारे में सोचिए। जब हम उस पर तेजी से घूमते हैं तो ऐसा लगता है ना कि बाहर की दुनिया, पेड़, लोग सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, जबकि वो तो अपनी जगह पर ही खड़े हैं। असल में तो हम घूम रहे होते हैं। गति का यही भ्रम सापेक्ष गति या रिलेटिव मोशन कहलाता है। और बस यहीं पर हमारा पहला बड़ा रहस्य खुलता है। सूरज अपनी जगह पर है, ये हमारी पृथ्वी है जो घूम रही है, ठीक उस झूले की तरह। जैसे एक लट्टू अपनी कील पर गोल गोल घूमता है, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी भी एक काल्पनिक रेखा पर घूमती है, जिसे हम उसका अक्ष या एक्सिस कहते हैं। ये अक्ष उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाता है। घूमने की इसी क्रिया को घूर्णन यानी रोटेशन कहते हैं। और पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं लगभग 24 घंटे। और यही 24 घंटे मिलकर हमारा एक दिन बनाते हैं। दिन और रात का होना पृथ्वी के इसी घूर्णन का सीधा सीधा नतीजा है। मान लीजिए कि सूरज एक टॉर्च है और पृथ्वी एक ग्लोब। अब जब ये ग्लोब घूमेगा तो जो हिस्सा टॉर्च की रोशनी में होगा वहां दिन होगा, और जो हिस्सा अंधेरे में वहां रात। और क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, हमें ऐसा लगता है कि सूरज पूरब से उग रहा है। अच्छा, ये तो समझ आया कि पृथ्वी के घूमने से सूरज चलता हुआ दिखता है, पर रात का क्या? क्या रात में तारे भी चलते हुए दिखाई देते हैं? अगर कभी एक ही रात में सप्तर्षि तारामंडल को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि वो भी अपनी जगह बदल रहा है। रात 9 बजे वो जहां था, 11 बजे वहां नहीं होगा, और 1 बजे तक तो वो और भी आगे बढ़ चुका होगा। ऐसा लगेगा जैसे वो ध्रुव तारे के चारों ओर घूम रहा हो। और इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। पूरा का पूरा आसमान हमें ध्रुव तारे के चारों ओर घूमता हुआ इसलिए लगता है क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है ना, वो लगभग सीधे ध्रुव तारे की ओर इशारा करता है। इसीलिए वो तारा स्थिर लगता है, जबकि बाकी सब कुछ उसके चारों ओर घूमता दिखता है। मतलब हम सचमुच एक ब्रह्मांडीय झूले पर बैठे हैं। चलिए अब इस रोज की गति से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी के सालाना सफर को समझते हैं। हमने ये तो देखा ही है कि हर मौसम में रात में दिखने वाले तारे अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब पृथ्वी की दूसरी गति में छिपा है, जिसे कहते हैं परिक्रमण या रिवोल्यूशन। अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर भी एक रास्ते पर चक्कर लगाती है, और इस एक चक्कर को पूरा करने में उसे लगते हैं करीब 365 दिन और 6 घंटे, जो हमारा 1 साल बनता है। इसी लंबी यात्रा की वजह से साल के अलग अलग समय पर हमारा नज़ारा बदलता रहता है। इस सालाना सफर से एक और बड़ा सवाल जुड़ा है, मौसम क्यों बदलते हैं? ये गर्मी, सर्दी, बरसात का चक्र आखिर चलता कैसे है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जब पृथ्वी सूरज के पास होती है तो गर्मी होती है, और जब दूर चली जाती है तो सर्दी। क्या ये सच है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में तो पृथ्वी सूरज के सबसे करीब जनवरी में होती है, जब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। तो फिर असली वजह क्या है? असली वजह है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। जी हाँ, पृथ्वी की धुरी सीधी नहीं है, बल्कि करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो इस झुकाव की वजह से कभी उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुक जाता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध। जिस हिस्से पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां गर्मी होती है, और जहां किरणें तिरछी होकर फैल जाती हैं वहां सर्दी। पृथ्वी का यही झुकाव साल के कुछ खास दिन भी बनाता है, जैसे लगभग 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है तो हमें मिलता है साल का सबसे लंबा दिन। और 22 दिसंबर के आसपास जब ये सबसे दूर झुका होता है तो दिन सबसे छोटा होता है। साल में 2 बार ऐसा भी होता है, मार्च और सितंबर में, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। तो पृथ्वी का घूमना और उसका झुकाव, यही इन सभी घटनाओं का असली कारण है। ये समझना विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ये सोच उतनी भी नई नहीं है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पूर्वज इस बारे में क्या जानते थे। ये जो श्लोक है, ये 5वीं सदी के महान भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट का है। इसे जरा ध्यान से देखिए।
इसका मतलब है जैसे नाव में आगे जाता हुआ कोई व्यक्ति स्थिर चीजों को पीछे की ओर जाता हुआ देखता है, ठीक वैसे ही स्थिर तारे हमें पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। सोचिए, उन्होंने 1500 साल से भी पहले सापेक्ष गति के सिद्धांत को कितनी खूबसूरती से समझा दिया था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आर्यभट्ट ने आज से 1500 साल पहले ये गणना कर ली थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में ठीक 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड लगते हैं। ये नंबर आज की आधुनिक गणना के कितना ज्यादा करीब है। वाकई ये हमारे प्राचीन विज्ञान की एक अद्भुत मिसाल है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये ज्ञान हमारे पास 1500 साल पहले था, तो दुनिया को उसकी असलियत में देखने की हमारी इस लंबी यात्रा में हमने और कौन-कौन से जरूरी दृष्टिकोण